अस्सलाम वालेकुम जी। ISSB ने मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। Why did not ISSB गुजरांवाला select me? 155 लॉन्ग कोर्स 25 फेब 2025 हमारा बैच रेडी था ISSB गुजरांवाला में प्रवेश करने के लिए। अच्छा, उसकी जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपने सारे एक्सपीरियंस में आपके सारे सवाल जो है उनको क्लियर करने की कोशिश करूँ। 25 फेब को हमारा जो बैच था वो काफलों के साथ घर से रवां दवा होकर निकल पड़ा ISSB गुजरांवाला के। तकरीबन हमारा 90 का बैच था। तो पहले दिन की जो ड्रेसिंग्स थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो ज़्यादातर लड़के थे वो पेंट कोट्स में थे, और जो मेरी ड्रेसिंग थी मैं वाइट, मैंने सूट पहन रखा था कॉटन का, और साथ में ऊपर से मैंने कोट पहन रखा था। उसके बाद जनाब हम जैसे ही पहुंचे हैं कैंट में, वहाँ पे एक उन्होंने तकरीबन ISSB सेंटर के 2 किलोमीटर पीछे एक उन्होंने कैंप लगाया होता है फौजियों ने। वहाँ पे आपको रोका जाता है और वहाँ पे चेक किया जाता है आपके बैग्स को, क्योंकि इनकी जो सिक्योरिटी है ना वो बहुत ही सख्त है। आपकी चेकिंग एक दफ़ा नहीं होती, 2 से 3 दफ़ा होती है, ठीक है। तो एक कैंट के बाहर आपकी सिक्योरिटी चेक की जाती है, आपके बैग्स जो हैं। इसलिए जनाब तुसी ਜਿਹੜੇ कपड़े लैके जाने ने ना अपने प्रेस करके बेहतरीन तरीके नाल वो ना रखियो, उत्थे जाके करवा लियो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होना, थोड़ी तबाही ला देती जाएगी। अच्छा जी, वहाँ पे ना एक एक चीज़ चेक की जाती है, जहाँ तक कि आपकी जो है ना डॉक्यूमेंट्स और फाइलें वगैरह भी चेक होती हैं। किसी किस्म की कोई डिवाइस, किसी किस्म की कोई चीज़ आपके बैग में से ना निकले, सारा यहाँ पे काम हो जाता है जब चेकिंग हो जाती है। और उसके बाद जनाब आपको ISSB सेंटर की जो है ना 2 गाड़ियाँ या 1 गाड़ी, हमारे जब हम लोग गए थे तो एक ही सिंगल गाड़ी थी। पहले वो लड़कों को छोड़ के आई थी और उसके बाद हमारी गाड़ी आई थी और हमें वो लेकर गई थी। यानी कि 2 किलोमीटर से फिर ISSB की गाड़ी आती है, वो कैंट के बाहर से आपको उठा के लेके जाते हैं चेकिंग के बाद। जब आप सेंटर के बाहर जाते हैं, सेंटर के बिल्कुल एंड गेट पे, तो वहाँ पे जाके फिर वो आपकी लाइन बनवा लेते हैं। वहाँ पे भी आपकी बैग्स की दोबारा रीचेकिंग होती है। जी हाँ, इतनी उनकी हार्ड पुलिसी है ये, वो सख्ती के साथ वो चेकिंग करते हैं। चेकिंग के बाद वो बार बार आपको ये चीज़ रिकमेंड कर रहे होते हैं कि अगर वो दूसरी रिकमेंडेशन में जो आपको मिलती है, जो है ना रिकमेंडेशन, में उस रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई डिवाइस है, कोई किसी किस्म की चीज़ है, तो वो अपने हैंड में कर लें और हमें बता दें। तो कोशिश करिए कि अपने बैग को घर से ही चेक करके ले जाइए, अगर कोई सूटकेस या जो भी चीज़ है। जब आप सारी चेकिंग के बाद एंटर हो जाते हैं तो जनाब सबसे पहले वो आपको कहते हैं, देखिए ये ना बैच के हिसाब से होता है कि अगर आप पहुँचे हैं कोई 11 से 12 के राउंड अबाउट, तो सबसे पहले आपको जौहर हॉल ले जाएगा। हाँ जी, जाते ही सबसे पहले दिन जौहर हॉल, और जौहर हॉल में ले जाने के बाद जो है वो वहाँ पे ना आपको चेस्ट नंबर की अलॉटमेंट करता है। चेस्ट नंबर की अलॉटमेंट से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एंट्रेंस से पहले इन बिटवीन, कि आपके पास जो है ना जो कपड़े हैं वो कौन से होने चाहिए, ठीक है जनाब। तो कोशिश करें कि जो अपनी किट है ना वाइट GTO किट, वो बाहर से ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे हर बंदा जो है ना वो उसकी पॉकेट भारी नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वहाँ पे किट जो है ना ये इस तरह की तो बहुत महंगी मिलती है। तो कोशिश करें कि बाहर से खरीद के ले जाएं। इतनी कोई स्ट्रगल है जो है ना, स्ट्रिक्ट प्लेसेस नहीं है इस चीज़ को लेकर। उससे पहले ये चीज़ें आपको वहाँ से खरीदनी पड़ती हैं, GTO किट, ये सब कुछ। उसके बाद अगली बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब आपको चेस्ट नंबर अलॉटमेंट होती है, मुझे जो चेस्ट नंबर अलॉट हुआ था वो 17 अलॉट हुआ। उसके बाद हमें मेस के लिए कहा जाता है। चेस्ट नंबर के साथ ही हमें रूम्स की अलॉटमेंट जो है वो कर दी जाती है, और आपको कह दिया जाता है कि अपने बैग्स जो है ना वैसे वो बैग्स रूम्स के बाहर रखें, और ऐसे ही आप चलें जौहर हॉल में। साथ में वो रूम्स की अलॉटमेंट करते हैं, साथ में आपको चेस्ट नंबर अलॉट करते हैं। वहाँ पे आपको आपके नेम से नहीं पुकारा जाता, आपके चेस्ट नंबर से पुकारा जाता है, चेस्ट नंबर 70 या 8 एटसेट्रा। उसके बाद जनाब आपको कहा जाता है कि ऐसे ही आप अपने अपने रूम्स में जाएं,
जो सा बेड आपको अच्छा लगे, जी हाँ, बेड जो है काफ़ी लगे होते हैं, मस्त माहौल होता है। तो देखिए कि कौन सा कैंडिडेट आपको सूटेबल है, तो उसके साथ जो है साथ वाला बेड जाके मान लो जनाब। बेड के फ़ौरन बाद आपको ना उनके सर्वेंट्स जो हैं वो कॉल करते हैं इस चीज़ के लिए कि आ जाए मेस के लिए। मेस में आपको फिर खाना खिलाया जाता है। माशाल्लाह उनका मेस भी बहुत कमाल का होता है। मेस करवाने के बाद फिर आपको कहा जाता है कि आप एक दफ़ा रूम्स में जाएं, वहाँ पे जाके आप या तो फॉर्मल्स बदल लें अगर इसी में ही है। फिर जो हम लोग थे हमें ऐसे ही ले गए थे कि आप ऐसे ही सीधे जौहर हाल जाएँ, सॉरी पहले कमरे में जाएं, अपने पेन पेंसिल्स लें, ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जस्ट नंबर अपने लगाएं फ्रंट पे और जौहर हाल में दोबारा से पहुँचे उसी दिन। राउंड अबाउट हम 2 या 3 बजे जौहर हाल में दोबारा पहुँचते हैं। 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3। उसके बाद फिर हमें जो है ना जनाब वो फॉर्म दिए जाते हैं, उसको बायोडाटा फॉर्म कहते हैं। उस बायोडाटा फॉर्म में आपने सारी चीज़ें अपनी जो है वो लिखनी होती है, और जब तक आप बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तब तक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर जस्ट नंबर वाइज आपका नंबर बोला जाता है, और ग्रुप्स की आपकी जो ग्रुप बंदी कर दी जाती है, क्योंकि एक ग्रुप में तकरीबन 11 से 12 लड़के होते हैं, मैक्सिमम 12 लड़के होते हैं। और जब ग्रुप बंदी हो जाती है ग्रुप वाइज या फिर आपको जस्ट नंबर वाइज आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ, और वो फ्रंट पे आपने दे कर आने होते हैं। वो असल में ना उनका कोई प्रोसेस इस तरह का है कि वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं। आईएसएसबी जर्नी खत्म होने के बाद वो आपको बाय डाक घर भेजे जाते हैं। अब चलते हैं बायोडाटा फॉर्म की जानब। जो है आपका बायोडाटा फॉर्म असल में है क्या, वो बायोडाटा फॉर्म एक ही किस्म के तकरीबन 3 से 4 हमें मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आईएसएसबी टेस्ट है वो है 3 डायमेंशनल टेस्ट, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आपका दूसरा जीटीओ होता है, और दूसरा आपको होता है एक डेप्टी प्रेजेंट, जो हो सकता है कोई लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का बंदा हो। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल टेस्ट बनता है। जैसे ही आपको फॉर्म्स आपको दिए जाते हैं तो वो काफ़ी लेंथी फॉर्म होते हैं, तो इसलिए उसकी प्रिपरेशन जो है ना बायोडाटा फॉर्म जो आईएसएसबी वाला है, इनिशियल में तो एक होता ही होता है, जो आईएसएसबी वाला बायोडाटा फॉर्म है उसकी प्रैक्टिस आप घर से अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वो बायोडाटा फॉर्म अच्छे से फिल नहीं होता, वहीं से आपकी जो है ना सबसे पहला इंप्रेशन, अगर जीटीयू के पास भी एक जाना होता है, एक जो है वो डेप्टी प्रेसिडेंट के पास जाना होता है, और एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, तो ये तकरीबन आपका ना बायोडाटा फॉर्म एक ही फिल कर करके सेम 3 से 4, तो आपको वहाँ पे मगरब हो जाती है। हमें तो मगरब जो थी वही हो गई थी जौहर हाल के अंदर। सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद फिर जो है ना हमें कहा जाता है कि आप रूम्स में जाएं, चेंज करें, ठीक है। अगर इसी में है, फॉर्मल है, ड्रेस सही है, तो आप मेस के लिए चले जाएं, टाइम हो चुका है। तो टाइम की वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। हम जो थे ना मेस के लिए निकले, मैं नमाज़ पढ़, जो कोशिश करें नमाज की पाबंदी वहाँ पे करें। मेस करने गए हैं, मेस करने के बाद हमें जो है ना इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि 9 बजे लाइट्स ऑफ हों और आप डेड हो जाएं, सो जाएं। सुबह जो है 5 बजे आपको उठा दिया जाता है, नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना अगली रूटीन आपके साथ शेयर कर दी जाती है कि कल आपके कौन से टेस्ट होंगे। तो जनाब पहले दिन बायोडाटा फॉर्म का होता है, दूसरा दिन साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, तकरीबन 6 टेस्ट जो है ना वहाँ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें पिक्चर स्टोरी, हैंड राइटिंग स्टोरी, ऐसे राइटिंग आ जाता है, ठीक है। रिएक्शनल टेस्ट, एक सिचुएशनल रिएक्शनल टेस्ट होता है, इसको सीटीआर कहते हैं, और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। बहुत से टेस्ट होते हैं जो साइक नहीं लेने होते हैं। तो आपकी साइक में भी कोई लड़की हो या लड़का हो, एज मच एज पॉसिबल, यानी कि कोई भी हो सकता है, तो कोई कंफर्म नहीं है। और अब आपने उन टेस्टों में कैसा परफॉर्म करना है, वो पॉजिटिव रहना है। आपको इधर उधर की स्टोरियाँ काफ़ी मिलेंगी, जनाब टेस्टों में ये करें वो करें, उठे जाओ थले जाओ, सरगुदे जाओ थले, वो ऐसा नहीं। आपने टेस्टों में सिर्फ पॉजिटिविटी डालनी है, ठीक है। वहाँ एक टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसका मैंने बहुत सुना है जनाब के पूरा अटैम्प्ट करो फिर बंदा सेलेक्ट होता है ना। 100 में से जिसने 40 किए वो भी सिलेक्टेड है, ये एग्जाम्पल मौजूद है। और मैं रिकमेंड करूँगा आपने जितना लिखना है, एक लिखना पॉजिटिव और अच्छा है, नेगेटिविटी नहीं डालना। चाहे पिक्चर स्टोरी लिख रहे हैं, चाहे आप
ایسے لکھ رہے ہیں، چاہے آپ جناب کوئی پیراگراف لکھ رہے ہیں، چاہے آپ جو ویٹ لکھ رہے ہیں، ٹیسٹ ورڈ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، تو کسی قسم کی آپ نے ڈیکٹین ڈالنی، تھوڑے کر لینے لیکن اچھے سے کر لینے ہیں۔ آپ کے سارے ٹیسٹ جب سائیکولوجیکل ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اگلے دن آپ کو انسٹرکشنز ملتی ہیں جناب، اگلا دن جو ہے آپ کا جو ریپیٹرز ہوتے ہیں ان کے تیسرے دن انٹرویوز جو ہیں وہ ڈیپٹی کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو اگلا دن ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انڈیویجول آبسٹیکلز ہوتی ہیں گروپ وائز، ٹھیک ہے۔ تو جی ٹی او آپ کو 2-3 ٹیسٹ وہ بھی لیتے ہیں، گروپ ٹیسٹنگ آفیسر، جیسے لیکچریٹ ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، گروپ ڈسکشن ہوتی ہے آپ کی، کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیسٹ آپ کے جو ہے نا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے اگلے ہی دن جو ہے لے لیے جاتے ہیں، کنڈکٹ کر لیے جاتے ہیں، آپ کو انسٹرکشنز اس کی مل جاتی ہیں۔ تو آپ کو وہاں پہ پہلے انسٹرکشن دی جائیں گی لیکچریٹ کی، ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آئی ایس ایس بی اختیاری پی ایم اے لانگ کورس کے اناؤنس ہونے سے کوئی 2-3 منتھ پہلے شروع کر دیں گے، یعنی کہ انیشیل سے بھی پہلے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا جی ٹی اوز، یہ انسٹرکشنز ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے انگلش میں کہ جو نارمل بچے ہم لوگ گاؤں سے، ولیجز سے، رورل ایریا سے اٹھ کے جاتے ہیں، ہمیں ان کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور ایک ہی دفعہ وہ انسٹرکشنز ملتی ہیں، اس کے بعد بار بار انسٹرکشنز نہیں ملتی، پھر آپ کے وہاں پہ انسلٹ ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا پورے گروپ میں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اتنی انگلش ہائی آپ کی ہو جائے، بہتر ہو جائے کہ آپ کو انسٹرکشنز جو ہے وہ جی ٹی او کی یا کسی کی بھی وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں، تھوڑی بہت سمجھ آئے، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے بعد اگلے دن ہوتے ہیں ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویوز۔ وہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی میجر رینک کا بندہ ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اتنا یاد ہے، میرے جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں وہ سر نیسم عزیز ہیں، لیفٹیننٹ کرنل ہیں، تو انہوں نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ تو ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویوز بڑے ہی سمجھ لیں کہ سافٹ سے ہوتے ہیں۔ ایک متھ فیمس ہے کہ جناب وہاں پہ یہ سوال کیے جاتے ہیں، وہ ہوتا لینتھی ہے، ٹائم جو ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ کا انٹرویو بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، آپ جو کام کرتے رہے ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ پرسنالٹی کتنی ڈیپ ہے۔ جب تک وہ بندہ آپ کو ڈیپلی نہیں دیکھ لیتا، وہ آپ سے کویشچننگ کرتا رہتا ہے، اور وہ کویشچننگ تب تک چل سکتی ہے جب تک ہو سکتا ہے کہ آپ کا لینتھی سب سے بڑا وہ انٹرویو ہو جائے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا انٹرویو بہت لمبا ہے تو آپ ریکمینڈیڈ ہیں۔ میں نے 5 منٹ والے بھی ریکمینڈیڈ دیکھے۔ سمپل سی چیز ہے، جو چیز انہوں نے کنفرم کرنی ہوتی ہے آپ کے اندر، وہ جاتے ہی دیکھ لیتے ہیں، جج کر لیتے ہیں۔ وہ پوری آپ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے روم میں صرف آپ ہوتے ہیں اور ڈپٹی صاحب ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں ہوتا، کوئی 3-4 بندے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی پریزیڈنٹ کا جو میرا انٹرویو ہوا تھا وہ 7 سے 8 منٹ کا ہوا تھا، اس سے زیادہ میرا انٹرویو نہیں ہوا، اور جو میرا انیشیل انٹرویو تھا وہ 2.5 سے 3 منٹ کا ہوا تھا، یعنی کہ مجھے دونوں طرف سے کوئی خاص لینتھ نہیں ملی ٹائم کی۔ جیسے ڈپٹی صاحب کا میرا انٹرویو ہوا ہے، مجھے امید ملی وہاں سے کہ شاید انہوں نے کہا کہ تھینک یو بیٹا، آپ کے پاس نا ایک اور دن ہے، آپ جا کے اسٹرگل کریں۔ مجھے امید تھی کہ شاید میں ریکمینڈیڈ ہوں، ان کی طرف سے، سارے کی طرف سے ریکمینڈیڈ، لیکن آپ کو وہاں پہ اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہونا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز اور ہے، جب آپ کے یہ انٹرویوز کنڈکٹ ہو جاتے ہیں، لاسٹ ڈے ہوتا ہے اگلا، آپ کا چوتھا دن ہوتا ہے، اور اس دن آپ کو جو نام جی ٹی اوز کی آبسٹیکلس کروائی جاتی ہیں جی، اور ٹوٹل 9 آبسٹیکلس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے، میتھ مشہور ہے کہ آبسٹیکلس جتنے زیادہ ہوں گے آپ اتنے ہی زیادہ اسٹرانگلی جو ہے نا میدان میں کاؤنٹ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آبسٹیکل جو ہے وہ اس میں یہ چیزیں چیک ہوتی ہیں کہ جناب زیادہ کرنے والا ریکمینڈیڈ ہوگا، نہیں، تو آبسٹیکلس کرنے والا بھی ریکمینڈیڈ ہے۔ صرف جو چیز انہوں نے میدان میں آپ کے اندر جج کرنی ہے، اصل میں میدان کے اندر بھی وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آپ اسٹرانگ کتنے ہیں فزیکلی، وہ چیزیں آپ انیشیل میں دے چکے ہیں، ان چیزوں کو بھول جائیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ کی ڈفرینٹ کنڈیشنز چیک کی جاتی ہیں، ہائٹ سے ڈر ہے، واٹر سے ڈر ہے، یا پھر آپ کسی ڈچ کراسنگ میں جو گڈھا ٹویا سا ہوتا ہے سمجھ لو کہ تو ڈر لگ رہا ہے، تو جناب اس طرح کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جو جی ٹی اوز نے آپ میں دیکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آبسٹیکلس میں۔
तो वहाँ पे इस तरह की कोई भी सीन नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग कितने हैं। अब मैंने 6 की थी, मैंने बॉक्सिंग रिंग की थी, मैंने टार्जन स्विंग की थी, उसके बाद मैंने जिग जैग की थी, डिच क्रॉसिंग की थी, मैं रस्सा लटक के ऊपर से क्रॉस कर गया था, वो भी मैंने की थी। और 6 तकरीबन मेरी हो गई थी और मुझे उम्मीद थी कि शायद अच्छा हो गया। और एक बात बड़ी मज़े की, आपको जो रिजल्ट है ना वो उसी टाइम पता चल जाता है। हमारे बैच में जो लड़के थे उन्होंने उनमें से कुछ लास्ट डे उनमें से भी कोई 5 से 6 लड़के ऐसे थे जिनको दोबारा बुलाया था। वो इस तरह से ही होता है कि सीन के उनमें से ना वो देखते हैं कि शायद शक हो, जिसको 2 रिकमेंड कर रहे हो एक उसके ऊपर राजी ना हो, जिसको 1 रिकमेंड कर रहा हो 2 उसके ऊपर राजी ना हो। तो इस तरह का कोई सीन पार्ट इनके हिसाब से भी ये होता है। और जो 4 से 5 लड़के गए थे उनमें से भी कोई रिकमेंड नहीं था, यानी कि हमारे बैच पे से जो हुए थे 90 के 4 लड़के रिकमेंड हुए थे या 3 रिकमेंड हुए थे। और उन्हीं में से वो स्ट्रांगली रिकमेंडेड थे, जो दोबारा बुलाए गए थे उनमें से वो